हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की सीडीपी की क्लास। आज का टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव बालक के विकास पर या आप पर आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे आज हम समझेंगे और जो अपनी तैयारी है उसके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता करेंगे। क्या इसमें पॉइंट्स आएंगे हमारे एग्जाम के रिस्पेक्ट में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या नियम आएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मानव का विकास विभिन्न कारकों पर आधारित होता है, जिसमें से दो व्यक्ति के लिए सबसे अधिक परिभाषित होते हैं, डिफाइन होते हैं। कौन से? आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता वह विज्ञान है जहां हम अपने व्यवहार और विकास पर आनुवंशिक कारकों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे संचारित होते हैं और वे मानव को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं आनुवंशिकता में। फ्रेंड्स, जो भी गुण क्वालिटीज आपको अपने माता पिता से, पेरेंट्स से, जीन्स के थ्रू आप लेते हो, वो ही हेरिडिटी होती है और आनुवंशिकता होती है। ये एक स्थिर, स्टैटिक या फिक्स्ड फैक्टर होता है। जैसे क्या फिक्स्ड है? संडे के बाद मंडे आएगा, ये फिक्स्ड है। या इंडिया की राजधानी दिल्ली है, वो चेंज नहीं होना। तो वैसे ही जो हेरिडिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। पर्यावरण में आनुवंशिकता कारकों को छोड़कर, मतलब जो भी आपका हेरिडिटी फैक्टर है उसको सभी को छोड़ करके जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, वो सारे क्या हैं? वातावरण के फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट के कारक हैं। वातावरण का निर्माण उसके आसपास मौजूदा कारकों से ही होता है, जिसमें एक व्यक्ति बड़ा हो रहा है, जैसे कि सहकर्मी समूह, शिक्षा, ये सारी चीजें क्या है? एनवायरनमेंट फैक्टर है। आगे चलते हैं। आनुवंशिकता के अंतर्गत कुछ ऐसे नियम आते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण का निर्माण होता है। आनुवंशिकता या हेरिडिटी मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। फ्रेंड्स, गर्भाधान के समय जब शुक्राणु स्पर्म डिंब या अंडे में प्रवेश करता है और एक नई कोशिका बनाने के लिए जुड़ता है, जिसे युग्मज कहा जाता है या जायगोट कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को निषेचन होती है ये प्रक्रिया। इसलिए युग्मज एक निषेचित डिंब होता है। ये जो युग्मज होता है, ये जायगोट होती है, उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? वो 46 होते हैं। देखिए, जैसे कि हर एक इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ओवम में होता है तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं मदर से और 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं फादर से। मदर से आया ओवम और या एग, और फादर से आया स्पर्म। जब ये एग और स्पर्म जुड़ा तो बना क्या? एक नई कोशिका क्या बनी? जायगोट बनी। और ये जो प्रोसेस हुआ एग और स्पर्म से जायगोट के बनने का, वो क्या कहलाया? फर्टिलाइजेशन कहलाया। जायगोट में जब 23 मदर से 23 फादर से आए तो जायगोट में कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46 हो गए। 23 पेयर में हो गए, जोड़े में कितने हो गए? 23 हो गए। एम्ब्रॉयो फिर भ्रूण बनने लगा जायगोट से कुछ समय बाद, कुछ और दिन डेवलप होने के बाद, और उसमें क्रोमोसोम सेम थे, 46 क्रोमोसोम्स इन 23 पेयर्स। अब कुछ चीजें और समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, बाकी 23 आपके पेयर में है क्रोमोसोम्स, और जब 22 तक क्या होता है? 22 पेयर तक वो पेयर होते हैं XX क्रोमोसोम्स के, ठीक है। लेकिन जब ये जो 23rd पेयर होता है, वो क्या होता है? वो होता है मेल है तो XY है और फीमेल है तो ये XX है। अब ये जो 23rd पेयर है वो क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम। यही डिसाइड करता है कि बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है। जब मदर से एक्स क्रोमोसोम एक्स आएगा ये, और फादर से एक्स आएगा, तो बनेगा XX, मतलब जो बेबी होगा वो बेबी गर्ल होगी। जब फादर से Y आएगा और मदर से
मदर से एक्स ही आना है क्योंकि मदर के पास एक्स एक्स के पेयर में ही क्रोमोसोम्स हैं, तो कोई भी एक्स आ जाए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ये वाला या ये वाला। तो फिर क्या होगा, फिर बेबी बनेगा वो एक्स वाई, मतलब मेल चाइल्ड होगा वो। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वही डिसीजन फैक्टर होता है। ये मदर में जो होता है वो 23rd पेयर जो आ रहे हैं क्रोमोसोम एग के थ्रू, वो सिर्फ एक्स एक्स के होते हैं, जबकि जो मेल होता है उसमें एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम वो होता है एक्स वाई का। तो जो डिसीजन फैक्टर होता है वो मेल के थ्रू ही आता है। तो ये बात हो गई आपकी मेल बेबी और फीमेल बेबी के उसकी डिसीजन फैक्टर की, कैसे मेल बेबी होता है या कैसे फीमेल बेबी होता है, ये भी सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो आगे चलते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो 23rd पेयर होता है, 23वां जो जोड़ा होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि डिसीजन फैक्टर होता है कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। बाकी 22 जो पेयर होते हैं वो सेम होते हैं, वो XX मेल में भी होते हैं और XX फीमेल में भी होते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, पर्यावरण को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फ्रेंड्स पर्यावरण में आसपास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। हम लोगों ने जब EVS का पहली क्लास की थी, आप अभी भी देख सकते हैं, वो पहली क्लास आपने हो सकता है रिवीजन कर लिया हो, या जो नए जुड़े हैं अभी तक ना रिवीजन किया हो तो आप उसको अपने नोट्स बनाते हुए चलिए और उसको बार बार रिवाइज भी करते हुए। तो पर्यावरण का जो अर्थ क्या होता है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, अपने चारों ओर जो भी घेरे हुए है वो क्या है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण जो भी हमारे चारों ओर चीजें घेरे हुए हैं वही पर्यावरण है, वही उसके फैक्टर्स भी हैं। ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। क्या, एनवायरमेंट फैक्टर जो पर्यावरण के कारक हैं। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं, जैसे कि भौतिक, सामाजिक, फिजिकल, सोशल और नैतिक, मोरल, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक कारक या इमोशनल फैक्टर जिसे कहते हैं। पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को उसके जीन को छोड़ करके, मतलब वही हेरिडिटी फैक्टर को छोड़ करके प्रभावित करता है, वो सभी कुछ किसमें है, पर्यावरण में है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, सर्वोत्तम मानसिक वातावरण बच्चे को प्रदान करना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से डेवलप कर सके, फल फूल सके, मतलब वही चीज अच्छे से वो डेवलप कर सके। फिर एक चीज आती है आपके एग्जाम में, बहुत चीज ये पूछ ली जाती है कि आइडेंटिकल एंड फ्रैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। वो डायरेक्टली एक चीज पूछेगा आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में, या आ जाएगा क्वेश्चन, या फ्रैटर्नल ट्विंस के बारे में आ जाएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं मोनोजाइगोटिक होते हैं। क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक। अब ये मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या होगा, मोनो मतलब एक, ओके, मोनो मतलब एक युग्मज, हिंदी में ही है तो एक युग्मज। अभी जो जाइगोट हम लोग ने पढ़ा था, स्पर्म और ओवम से मिलकर जो नई कोशिका बनी थी उसको जाइगोट कह रहे थे। तो इसमें क्या है, समान या एक युग्मज मोनोजाइगोटिक जोड़ा कब होते हैं, जब एक अंडा एक युग्मज को बनाने के लिए निषेचित होता है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, मोनोजाइगोटिक। एक एग आया, एक ओवम आया मदर से, वो फर्टिलाइज्ड हुआ स्पर्म से फादर के और बना वो एक फर्टिलाइज्ड एग या निषेचित अंडा, जो बाद में 2 भिन्न एम्ब्रॉयो भ्रूणों में विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। एक निषेचित हुआ अंडा और बाद में 2 एम्ब्रॉयो में विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया, बट गया। ऐसे जो जुड़वा होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक डिंब से विकसित होते हैं, एक ओवम से विकसित होते हैं। ये चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस की। और ये जो जुड़वा होते हैं वो काफी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, मतलब एक तरह से दिखाई देंगे। उनका जो विजुअल आप देख सकते हैं कि अगर सेम दिखेंगे, आदतें भी सेम होंगी, इवन जो लिंग होता है, सेक्स होता है, वो भी सेम होगा। बेटी 2 बेटियां ही हो सकती हैं, 2 बेटे ही हो सकते हैं। तो ऐसा किस में होता है, आइडेंटिकल ट्विंस में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, या
इसमें क्या होता है, बिल्कुल हर चीज सेम होती है, दिखने में सेम होंगे, सेक्स में सेम होंगे, दो बेटियां हैं तो बेटियां ही होंगी, दो बेटे हैं तो बेटे ही होंगे। और ये होता क्या है, मोनोजाइगोटिक होता है। ये बार बार बोलने का इसलिए है, हम लोगों ने बोला है क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, आगे चलते हैं। डाइजाइगोटिक या भ्रातृक जुड़वा या फ्रेटर्नल ट्विंस, ये क्या होते हैं, ये जब दो अंडे दो स्पर्म से निषेचित हो, फर्टिलाइज्ड हो और फिर दो आपसी जुड़वा पैदा होते हैं। फिर तो दो अंडे या दो ओवा दो युग्मज बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, द्वियुग्मज, बाइओव्यूलर या फिर डाइजाइगोटिक। ऐसे जुड़वा दो ओवम से विकसित होते हैं। ये एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं भी हैं और हैं भी, मतलब हो भी सकता है कि सेम हो और नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं होता इसमें। और सेम सेक्स के भी हो सकते हैं और सेम सेक्स के नहीं भी हो सकते हैं, एक ही लिंग के भी हो सकते हैं या फिर उसमें भाई बहन भी हो सकते हैं आपस में, एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है ऐसे जुड़वा में। अब नेक्स्ट आता है नेचर वर्सेस नर्चर। प्रकृति और पर्यावरण की क्या डिबेट है। नेचर मतलब हेरिडिटी और नर्चर मतलब इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल, मां के गर्भ में आपको कैसा इन्वायरमेंट मिला, कैसा आपको मिला है, और एक्सटर्नल, गर्भ से बाहर जो चीज आई वैसा इन्वायरमेंट। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी है, आप हैं या बालक होता है, इन दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो बालक है या आप हैं, ये किसके प्रोडक्ट हैं, नेचर और नर्चर के प्रोडक्ट हैं, नेचर इनटू नर्चर के। आगे देखते हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण का महत्व क्या है। आनुवंशिकता को जैविक रूप से संचारित कारकों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। पर्यावरण उन स्थितियों की समग्रता है जो व्यवहार को प्रोत्साहित करने या व्यवहार में संशोधन लाने के लिए कार्य करती है। मतलब क्या है, हेरिडिटी इज डिफाइंड एज टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर। मतलब जो भी बायोलॉजिकली फैक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो क्या है, हेरिडिटी आपको डिफाइन कर रही है, परिभाषित कर रही है। पर्यावरण क्या है, उन सभी चीजों की समग्रता है, उन सब का टोटलिटी है कंडीशंस का, जो कि आपको व्यवहार में संशोधन लाने का कार्य करती हैं या प्रोत्साहित करने का कार्य करती हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं वातावरण और पर्यावरण के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में, इसमें क्या रिलेशन है वातावरण या पर्यावरण का आनुवंशिकता से। ये कह रहे हैं वुडवर्थ कि बच्चे की वृद्धि और विकास में दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। कौन, आनुवंशिकता और पर्यावरण। व्यक्ति आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का क्या है, गुणन का परिमाण है। होता क्या है, डेवलपमेंट किसके इक्वल टू है, H इंटू ई, हेरिडिटी गुणे इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता गुणे इन्वायरमेंट का, ये आपस में गुणनफल का परिणाम है। एडिशन नहीं होता है, गुणनफल होता है, गुणा होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद क्या है, हम हैं, हमारा विकास है। अगर हेरिडिटी से आपको जीन्स के थ्रू क्वालिटीज मिले या एनवायरनमेंट ना हो तो आप कुछ भी नहीं हैं। मतलब दोनों चीज होनी चाहिए, हेरिडिटी से क्वालिटीज भी मिलने चाहिए और एनवायरनमेंट से आपको जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस आती है। फ्रेंड्स, हेरिडिटी में कौन सी चीजें आती हैं, आपके बालों का रंग, घुंघराले हैं या फिर स्ट्रेट हैं, आंखों का रंग, बॉडी स्ट्रक्चर बुद्धि को प्रभावित करती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी इफेक्टिव होता है किससे, हेरिडिटी से। फ्रेंड्स, मेंडल के लॉ क्या है इसके बारे में, चलिए मेंडल ने लॉ बनाए थे, 4 लॉ हैं इनके। एक तो है पहला युग्मित कारकों के सिद्धांत, दूसरा प्रभाविकता का सिद्धांत, फिर है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह है मेंडल का वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का पहला लॉ। फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल वंशानुक्रम का ये दूसरा नियम है। हेरिडिटी के जो नियम है वो ये 2 है लास्ट वाले, बाकी उनके 2 और प्रिंसिपल है, तो हो गए 4।
युग्मित कारकों के सिद्धांत क्या है? ये बताते हैं जब भी फैक्टर्स आएंगे किसी चीज को, किसी कैरेक्टर को उसमें दिखने के लिए, ये दो के उसमें आते हैं, पेयर में आते हैं। जैसे अगर घुंघराले बाल हैं तो ये जब कैरेक्टर आ रहा है तो उसका फैक्टर जब आ रहा है वो किसमें आ रहा है? गुणसूत्रों में। दो गुणसूत्र मतलब पेयर में आते हैं, दो कारक एक ही स्थान दो समरूप गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जैसे अगर x x पर है तो वो पेयर में ही तो है, तो वो पेयर पे ही वो चीज गुणसूत्र पर आती है। इसको पढ़ लेते हैं। एक जीव द्विगुणित से कम दो कारकों द्वारा एक चरित्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है। दो कारक एक ही स्थान पर दो समरूप गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। फिर आता है प्रभाविकता का सिद्धांत। डोमिनेंसी का प्रिंसिपल क्या है? जब दो समयुग्मजी व्यक्तियों को एक या अधिक विषम वर्णों के सेट के साथ पार किया जाता है तो जो वर्ण F1 पीढ़ी के संकरों में दिखाई देते हैं वे हमेशा प्रमुख वर्ण होते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए कि डोमिनेंसी क्या है? डोमिनेंस मतलब किसी चीज को आप दबा के जो चीज डोमिनेट कर रही है उसका गुण दिखना। एक हो जाता है रेसेसिव, जो चीज दब रही है, छुप रही है, वो चीज रेसेसिव, और जो चीज प्रकट हो रही है डोमिनेंट, जो प्रबल है। तो अब होता क्या है, मान लीजिए कि दो गुण हैं। अब मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने मटर पर एक्सपेरिमेंट किए थे, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उन्होंने ली थी कुछ झुर्रीदार मटर के बीज और दो गोल मटर के बीज। अब उन्होंने उस पर क्रॉस कराया तो क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन में गोल मटर के बीज आए, जबकि वो जो झुर्रीदार था वो जीन्स था जरूर उसके, उसमें नीचे जो उसकी वो आई नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें वो था जरूर, लेकिन वो क्या था? गुण वो रेसेसिव था, वो दिख नहीं रहा था। सारे जो बीज थे वो गोल ही थे, और जो गोल का जो गुण था वो क्या था? वो था डोमिनेंट, क्योंकि सारे बीजों पे वही गुण सारे दिख रहे थे कि सारे ही बीज गोल हो गए नेक्स्ट जनरेशन में। तो वही चीज होती है डोमिनेंसी, कि ऐसा गुण होना कि जो कि डोमिनेंसी में आ जाए, प्रबल हो जाए इतना कि दूसरा गुण छिप जाए। जैसे कि कुछ पेरेंट्स को आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हाइट के होते हैं कपल में। आप में सोच लीजिए कि एक बहुत ज्यादा हाइट का है, मान लीजिए फादर बहुत ज्यादा हाइट के हैं और मदर बहुत ज्यादा कम हाइट की है, तो बच्चे जरूरी नहीं है कि लंबे ही हो जाए या छोटे ही हो जाए। बच्चे लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पेरेंट्स के जो वो गुण हैं, हाइट, जो बच्चा छोटा हो गया जिसकी हाइट कम हो गई, मैच्योर होने के बाद भी उसकी हाइट नहीं ज्यादा बढ़ी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर के ही उसके पास क्वालिटीज हैं, उसके पास वो लंबी हाइट के भी क्वालिटीज हैं जो कि फादर में है। लेकिन जो डोमिनेंसी में है वो क्या है? वो मदर की जो कम हाइट वाली चीजें हैं वो गुण ज्यादा डोमिनेंसी में है, जो फादर की हाइट, लंबी हाइट वाली गुण थे वो रेसेसिव में है। तो ये होता है डोमिनेंसी का गुण, जब किसी एक फैक्टर का डोमिनेंसी में आना नेक्स्ट जनरेशन में। फिर आता है पृथक्करण का नियम। यदि एक पीढ़ी में एक जीन के लक्षण प्रकट नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो मर जाते मतलब वो ऐसा नहीं है कि नष्ट हो गए हैं, वे आने वाली पीढ़ी में प्रभावी हो सकते हैं। अब देखिए उसी एग्जाम्पल को लेकर के कि मान लीजिए मदर की हाइट कम है और फादर लंबे हैं और बच्चे छोटे हो गए, तो अब ऐसा नहीं है कि वो जो लंबी हाइट वाले जो गुण थे वो कहीं खत्म हो गए, नष्ट हो गए, वो बच्चे में अभी भी मौजूद हैं। वो अगली जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी? उस बच्चे के भी जब बच्चे होंगे तो हो सकता है वो जो लंबे वाले हाइट के गुण हैं वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंसी में आ जाए, उसमें वो दिख जाए। तो यही चीज है कि पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम जब आता है तो वो जो गुण होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, वो आपको दिख जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। स्वतंत्र अपरोहण का नियम, ये कानून क्या बताता है? एक आनुवंशिक गुण का वितरण अन्य लक्षणों के वितरण को प्रभावित नहीं करता। वो क्या कहते हैं कि जो जैसे कि एक गुण आ रहा है, हाइट वाला ही ले लीजिए या मटर के वही ले लीजिए, मटर वाला ही ले लीजिए, ज्यादा क्लियर रहेगा। मटर के पौधों का गुण था जैसे गोल और झुर्रीदार मटर के बीज, अब पीले और हरे मटर के बीज,
तो उसमें ऐसा नहीं है कि जब वो गोल वाले और जो झुर्रीदार वाले हैं वो इफेक्टिव एक के साथ एक ही आएगा। अगर झुर्रीदार हरा वाला है और पीला वो गोल वाला है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल वाले जो होंगे वो पीले ही होंगे, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में गोल भी हो और हरे भी हो। तो लक्षणों का जो वितरण है वो एक दूसरे में ऐसा नहीं है कि प्रभावित करेगा, वो प्रभावित नहीं करता है। वो लक्षण जो होंगे वो आपके रंग का जो लक्षण था, जैसे मटर का बीच का पीला या हरा होना, और जो उसके स्किन का टेक्सचर था कि वो रफ होगा, मतलब झुर्रीदार होगा या चिकना होगा या गोल होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से डिफरेंस होती है। जैसे रंग और फूलों का उसमें था, फूलों के रंग पर था, जो मटर के पौधों के जब फूल लगे उसमें तो उसके कैरेक्टर का कुछ अपना वो जब लंबाई का वो हुआ या फिर कलर का हुआ, वो जो मटर के ऊपर गोल या झुर्रीदार का हुआ, वो सारी चीजें ऐसे जोड़ी में आ रही है। जब मटर गोल है तो दूसरा वाला झुर्रीदार है, ये जो पेयर है वो एक साथ भले रहते हैं। लेकिन जब रंग और वो झुर्रीदार या गोल वाला है तो ये चीज आपस में डिस्टर्ब नहीं करती है। तो एक आनुवंशिक गुण है, वो चाहे रंग से रिलेटेड हो, जैसे आप एग्जांपल के लिए ह्यूमन का ले लीजिए कि मदर अगर, वही अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मदर अगर छोटी है और फादर अगर लंबा है तो जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा मदर पे चला गया, हाइट कम हो गया, तो वो अपनी मदर का ही टेक्सचर ले, मदर का ही कलर ले। मदर अगर उसकी गोरी है तो जरूरी नहीं है बच्चा अगर हाइट कम पाया है तो वो गोरा ही होगा। हो सकता है उसके फादर सांवले हैं तो वो हाइट कम मदर की ले ले और जो कलर का टेक्सचर है वो अपने फादर से ले ले। तो ये चीजें जो है वो आपस में, लक्षणों को आपस में, आनुवंशिक जो लक्षण है वो आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। वो कलर का अलग ट्रेट चल रहा है आपका और हाइट का अलग चल रहा है। बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का शैक्षिक प्रभाव क्या है? दोनों कारकों का ज्ञान शिक्षक को विभिन्न विषयों को सिखाने में अपने छात्रों के बीच व्यक्तिगत अंतर का पता लगाने के लिए मदद करता है। तो ये जो दोनों ज्ञान है वो शिक्षक को होने चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट जब सिखाएगा, डिफरेंट विषय सिखाएगा बच्चे को, तो वो व्यक्तिगत अंतर का पता लगाकर और अच्छे से प्रवीणता के साथ बच्चे को पढ़ाई करा सकेंगे। शिक्षक को छात्रों के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, डिफरेंस नहीं करना चाहिए। शिक्षक को उन्हें पर्यावरण के साथ साथ समायोजित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट वहाँ क्लासरूम में है, जो स्कूल में है, वो बच्चे उसको उसके साथ समायोजित कर सकें, अपने आप को एडजस्ट कर सकें। इस चीज के लिए प्रेरित करना चाहिए शिक्षक को ही कि बालक अच्छे से समायोजित कर ले, अपने आप को एडजस्ट कर ले स्कूल के एनवायरनमेंट में। फिर आता है आनुवंशिकी और वातावरण। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक, जब ये जो सारे फैक्टर्स हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बालक के विकास पर, इस इफेक्ट्स का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली वो विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाए, ऐसा एनवायरनमेंट स्कूल का क्रिएट करे जो उन बालकों के लिए उपयुक्त हो, जिससे वो छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। मतलब जो हम छात्रों का के व्यवहार में परिवर्तन चाह रहे हैं वो कर सके। एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको और अधिक हम लोग प्रभावशाली और जो इफेक्टिव है उस तरह से उसको आगे हम कर सकें और अधिक अच्छे तरीके से चीज़ों को अपने इम्प्लीमेंटेशन कर पाएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे और अधिक प्रभावशाली बना सकें। ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब टीचर को पता रहेगा कि बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बच्चे के विकास पर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मॉर्निंग में मिलते हैं ईवीएस की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।